Okay, good morning all. Good morning, ma'am. Okay, let's continue our chapter food security in India. Okay, इससे पहले हम लोगों ने राशन कार्ड के बारे में पढ़ा था, पीडीएस के बारे में पढ़ा था, हाँ? तो उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. Good morning, ma'am. Good morning all. So, the introduction of rationing in India dates back to the 1940s against the backdrop of the Bengal famine. देखिए जो बंगाल फेमाइन आया था, है ना, जहाँ पर लोगों काफी ज्यादा भूखमरी से लोग मर गए थे, है ना, उसके बाद में राशनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था. The rationing system was revived in wake of an acute food shortage during the 1960s. क्यों किया गया था इसको? जो भी प्रॉब्लम आ रही थी फूड से रिगार्डिंग, लोगों के पास में जो खाना अवेल नहीं हो रहा था, है ना, प्राइसेस की वजह से या जो भी शॉर्टेज, जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, तो इसको क्या किया गया यहाँ पर 1960s के बाद में इसको और इसके अंदर चेंजेस लाए गए. प्रायर टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड बाय द NSSO इन द मिड 1970s. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद में जो है पॉवर्टी जो है कंट्री के अंदर वो काफी कम देखी गई. ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस. यहाँ पर 3 NSS को के अकॉर्डिंग 1970s के बाद में 3 प्रोग्राम्स लाए गए. कौन कौन से थे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फॉर फूड ग्रेन्स, है ना, ये किसके लिए था? फूड ग्रेन्स, यानी कि लोगों तक फूड ग्रेन्स प्रोवाइड हो सके, है ना, पीडीएस के थ्रू. इन एक्सिस्टेंस अर्लियर बट स्ट्रेंथ देयर आफ्टर, यानी कि पहले इतना ज्यादा था, ये सिस्टम पहले भी था, लेकिन बाद में 1970s के बाद में इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्प्लीमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाने लगा. ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस. इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस. ये भी एक प्रोग्राम लाया गया था पुअर पीपल्स के लिए. इन 1975 कब किया गया था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1975 ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. ठीक है, एंड फूड फॉर वर्क. थर्ड प्रोग्राम क्या था? फूड फॉर वर्क. इसके अंदर ये था कि वर्क के बदले में, काम करवाने के बदले में पैसा ना देकर खाना दे दिया जाता था. ठीक है, ये हुआ था इंट्रोड्यूस 1977-78 के अंदर. ओवर द ईयर्स सेवरल न्यू प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड. ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया और भी प्रोग्राम्स लाए गए गवर्नमेंट के थ्रू, एंड सम हैव बीन restricted with the governing experience of administrating the programs. At present there are several poverty alleviation programs. ठीक है, अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो काफी सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए हैं. ठीक है, मोस्टली इन रूरल एरियाज. और कहाँ है ये? ज्यादातर ये रूरल एरियाज के अंदर चलाए गए हैं. विच हैव एन एक्सप्लिटेड फूड कंपोनेंट ऑल्सो. ठीक है, while some of the programs such as PDS, मिड डे मील, जैसा आप लोगों ने देखा होगा स्कूल के अंदर मिड डे मील चलाया गया. क्यों चलाया गया था? पॉवर्टी को ही तो रिड्यूस करने के लिए चलाया गया था. ठीक है, लोगों के से जब सर्वे किया गया कि वो अपने चिल्ड्रंस को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो उनका ये रीजन था कि अगर हम लोग स्कूल भेजेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या. ठीक है, तो क्या कर दिया गया, स्कूल्स के अंदर मिड डे मील चला दिया गया ताकि वहां पर बच्चों को खाना मिल सके. तो बच्चों को क्या चाहिए था? खाना ही तो चाहिए था. जब वहां स्कूल में मिल रहा है तो खाने के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड होने लगी. ठीक है, तो ये कुछ है प्रोग्राम्स. पीडीएस प्रोग्राम हो गया, मिड डे मील हो गया, एक्सेट्रा, जो कि गवर्नमेंट का लिए चलाए गए थे इन रूरल एरियाज. आर एग्जीक्यूटिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम. ये सब क्या है? फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है, यानी कि लोगों को खाना प्रॉपर मिल सके. ठीक है, कोई भूखा ना रहे. मोस्ट ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑल्सो एनहांस फूड सिक्योरिटी. एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स greatly contribute to food security by increasing the income of the poor. देखो, हम गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी चलाए. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इसलिए चलाए ताकि लोग जो है छोटा मोटा काम करके कुछ अर्न कर सके और जो है फूड जो है उनको कम दामों पर मिल सके. ठीक है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम से क्या होगा? आपको कम पैसों के अंदर फूड मिल रहा है. और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से क्या होगा? उनके पास में पैसा आएगा और कोई भी जो पर्सन है वो भूखा नहीं रहेगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. उसके बाद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 के अंदर.
This act provide for food and nutritional security life at affordable prices and enables people to live a life विथ डिग्निटी। देखिए इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों तक क्या पहुंचाया गया, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यानी कि फूड जो है वो पहुंचाया गया विथ डिग्निटी। अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, है ना, रूरल पॉपुलेशन कितनी है 75%, 75% लोगों को, गांव में रहने वालों को, और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, और अर्बन पॉपुलेशन कितनी 50% of the urban population have been categorized as eligible household for the food security। इनमें ये रखा गया कि 70% आपके रूरल एरियाज में रखे गए, जो गरीब थे उन लोगों तक खाना जो है कम दाम के अंदर पहुंचाया जाए। इस तरीके का एक्ट आया था, कब 2013 के अंदर लाया गया, ठीक है। और अर्बन एरियाज में 50%, तो लोगों को कैटेगराइज किया गया था कि किन लोगों को कम प्राइस में देना चाहिए और किन को नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या स्टेटस है हमारा, जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसकी क्या स्टेटस है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या रहा था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि इससे क्या हुआ था, गरीब लोगों को भी खाना प्रोवाइड हो सका था, है ना, टूवर्ड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, यानी कि लोगों को खाना मिला। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में ये सबके लिए था, यूनिवर्सल था, ठीक है। द कवरेज ऑफ पीडीएस वॉज यूनिवर्सल, यानी कि कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सबको खाना जो था वो फूड जो था वो मिल रहा था वहां पर, विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। ओके, ओवर द इयर्स, जैसे जैसे टाइम बीता, द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैव बीन रिवाइज्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको क्या किया गया, थोड़ा सा रिवाइज्ड किया गया, यानी कि चेंजेस लेके आए। इन 1992 रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद रखिएगा आरपीडीएस, रिवैम्प्ड किया गया, वाज introduced in 1700 blocks in the country. The target was to provide the benefit of PDS to remote and backward area। अब इसका क्या एम था, ठीक है, रिवैम्प किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरीज की गई, लोगों की कैटेगराइज किया गया, लोगों को, किन लोगों को किया गया, उन्हीं लोगों को, इनके अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो लोग थे, यानी कि जो पुअर पर्सन्स थे, उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और जिनके पास में है पैसा उनको नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके के चेंजेस लेके आए। फ्रॉम जून 1997 in a renewed attempt, the targeted public distribution system TPDS was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि जितने भी एरियाज हैं वहां पर जितने भी जो पुअर लोग हैं उन पे टारगेट किया गया। It was for the first time that a differentiate price policy was adopted for poor and non-poor। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि हम लोग जो non-poor persons हैं उनको हम लोग देंगे नहीं, यहाँ पर कैटेगराइज किया गया कि कौन ज्यादा पुअर है और कौन नॉन पुअर है, और उनके प्राइसेस में चेंजेस लेके आए। ठीक है, तो ये सबसे पहली बार हुआ था यहाँ पर। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द डिफरेंशिएट प्राइसेस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। फर्दर इन 2000, उसके बाद 2000 में 2 स्पेशल स्कीम्स लॉन्च की गई। कौन सी थी? अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, तो ये 2 स्कीम आई थी विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स। इनके क्या थे? कुछ स्पेशल टारगेट ग्रुप्स थे। इसमें क्या था? फॉर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ये किसके लिए थी? जो पुअर्स में भी सबसे ज्यादा पुअरेस्ट होते हैं ना, बहुत ज्यादा जो गरीब होते हैं, उनके लिए थी ये। ठीक है, एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन जो 60 इयर्स से अबव होते हैं, इनके पास में कोई सोर्स नहीं होता है इनकम का, उनके लिए थे, सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द फंक्शनिंग ऑफ दीज 2 स्कीम वाज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द पीडीएस। अब देखो क्या रहा, अब यहाँ पर याद करने की क्या बात है कि पुअरेस्ट पीपल के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सी स्कीम थी? अंत्योदय अन्न योजना। ये किसके लिए थी? पुअरेस्ट के लिए थी।
ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम किसके लिए थी? सीनियर सिटीजन्स के लिए थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पीडीएस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ना, तो 1992 के अंदर आप देखेंगे कि ये पूरा यूनिवर्सल था, जहां पर वीट 2.34 रुपीस पर केजी दिया जाता था और राइस 2.89 रुपीस पर केजी दिया जाता था। उसके बाद में आरपीडीएस की अगर हम बात करें 1992 के अंदर, तो ये बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए था, जहां पर 20 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स दिया जाता था। उसके अंदर वीट जो था 2.80 और राइस 3.77 था। उसके बाद टीपीडीएस ने क्या किया 1997 के अंदर, पुअर एंड नॉन पुअर यानी कि बीपीएल और एपीएल दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, जहां पर 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स दिया जाता था, जहां पर बीपीएल के लिए और एपीएल के लिए प्राइस के अंदर चेंजेस ला दिए गए थे, ठीक है। तो बीपीएल को वीट 4.15 रुपीज और राइस जो था 65 रुपीस दिया जा रहा था, और अबव पॉवर्टी लाइन वाले जो पर्सन थे उनको वीट 6 रुपीज अप्रॉक्स दिया जा रहा था और राइस जो है वो 8 रुपीज अप्रॉक्स दिया जा रहा था। उसके बाद AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना 2002 के अंदर लॉन्च की गई थी। ये थी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये रखा गया था कि एक फैमिली को 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स दिया गया, किस प्राइस से? वीट 2 रुपीज एंड राइस 3 रुपीज, ठीक है। देन एपीएस, क्या है एपीएस? अन्नपूर्णा स्कीम। हाँ, अन्नपूर्णा जो स्कीम है उसको, जो कि 2000 के अंदर लॉन्च की गई थी, किनके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर 10 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स दिया गया था फ्री, इसमें कोई प्राइस नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, ये उनको फ्री दिया जाता, ठीक है। इसके बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 के अंदर, प्रायोरिटी हाउस होल्ड 5 केजी पर पर्सन। इसके अंदर ये था कि जो पर्सन है, पुअर पर्सन, उसको पर पर्सन 5 केजी दिया गया था मंथ के अंदर, है ना। एक जो पर्सन है उसको 5 किलो चीज मिलेगी। कितना? वीट जो है 2 रुपीज और राइस जो है वो 3 रुपीज। कोर्स जो ग्रेन्स है वो 1 रुपीज के अप्रॉक्स, जैसे ज्वार बाजरा वगैरह जो होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके, तो ये थे आपके पीडीएस के इंपॉर्टेंट फीचर्स। Then the PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the year in establishing prices and making food available to consumer at affordable prices। यानी कि ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत प्राइस जो होती है उसकी बहुत कम होती है, जिससे कि लोग जो है उसे अफोर्ड कर पाते हैं, है ना, और लोग जो है वो बिना खाए नहीं सोते थे, ठीक है। इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री टू द डिफेक्ट वंस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक ये भी है कि जो हंगर है या आप कह सकते हैं पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है काफी हद तक कंट्री के अंदर, और इसमें आप देखेंगे कि जब से ये प्रोग्राम आया है कंट्री के अंदर फेमाइन नहीं आया, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस एरियाज के अंदर सरप्लस ज्यादा बचता है ना, फिर वहां से क्या कर दिया जाता है, जिन एरियाज के अंदर सरप्लस ज्यादा नहीं होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं, तो वहां से सप्लाई करके उन डिफेक्ट एरियाज में पहुंचा दिया जाता है और वहां पर फूड की शॉर्टेज को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। इन एडिशनल द प्राइसेस हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन जनरल, ठीक है। तो ये क्या रहा है हमेशा से, जो प्राइस को अगर लेकर बात करते हैं तो जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही है, ठीक है। The system, including the minimum support price and procurement, has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmer in certain regions, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस जो है वो अनाउंस कर देती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों की जो इनकम है ना, वो क्या हो जाती है, प्रिक्योर हो जाती है, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा होता है इससे, और उन लोगों को जो है इनकम भी अच्छी मिलती है, ठीक है। सर्टेन रीजन्स के अंदर उनकी जो
फार्मर्स जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी हो जाती है। हाउ वेयर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सेवरल क्रिटिसिज्म। देखिए ये तो अब तक हम लोगों ने पढ़ी इसकी पीडीएस सिस्टम की, पीडीएस की बहुत अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, लेकिन कई जगह इसकी कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सेवरल क्रिटिसिज्म है ऑन सेवरल ग्राउंड्स। इंस्टेंस ऑफ द हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रैनरीज। देखिए अगर आप देखेंगे ना ग्रैनरीज के अंदर, एफसीआई की ग्रैनरीज के अंदर, तो वहां पर जो अनाज है ना वो बहुत ज्यादा देखेंगे आप ओवर फ्लडेड है और खराब हो रहा है, ठीक है। वहां पर विद ग्रेन्स विद सम रोटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रैट्स, ठीक है, खराब हो रहा है, सड़ रहा है, चूहे जो है उसे खा रहे हैं और वो प्रॉपर जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। डिफरेंट इन फूड ग्रेन्स स्टॉक्स इन सेंट्रल पूल एंड इट्स स्टॉकिंग नॉर्म्स, ठीक है, तो काफी ज्यादा स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब क्या रीजंस हैं, क्या रीजंस नहीं है कि वहां पर इतना जो अनाज है वो वहां पर पड़ा हुआ है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना जो है वो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 में। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा गया है, ये जो स्कीम थी ये किसके लिए थी, 1 करोड़ पीपल्स ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड। ये किनके लिए थे, बीपीएल के अंदर जो पुअरेस्ट पीपल्स होते हैं उनके लिए। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू ए बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे। तो वहां पर क्या किया गया कि एक सर्वे किया गया और उसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया एरिया वाइज उन लोगों को जो बहुत ज्यादा गरीब थे। 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family, ठीक है। फिर टारगेट किया गया कि कौन सी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है, क्या है, तो उसके अंदर फिर ये रखा गया कि जो बहुत ज्यादा गरीब है उसको 25 किलोग्राम, कितना, 25 किलोग्राम फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली को दिया गया। 25 किलो अनाज जो है वो पुअर फैमिली को दिया गया एट ए हाईली सब्सिडाइज रेट ऑफ 2 रुपीज पर केजी, ठीक है। कितना, जो व्हीट है वो 2 रुपीज में दिया गया पर केजी एंड 3 रुपीज पर केजी आपको राइस दिया गया उन फैमिलीज को। दिस क्वांटिटी हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 25 to 35 kg विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002। फिर उसके बाद 2002 में से इसको 25 kg को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 35 kg कर दिया गया। The scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL families in June 2003 and in August 2004 with, देखो अब क्या कर दिया गया, 2003 और 4 में बीपीएल फैमिलीज के अंदर इनको 50 लाख जो है और बढ़ा दिए गए परिवार, ठीक है। 1 करोड़ था पहले, उसके बाद में और बढ़ा दिया गया। उसके बाद विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कवर्ड अंडर द अंत्योदय अन्न योजना के अंदर। आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो कितने करोड़ फैमिलीज आ रही हैं उसके अंदर, 2 करोड़ फैमिलीज आ रही है, ठीक है। तो अब आपको पता चला गरीबों के लिए क्या क्या काम किया गया है, जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए कितनी सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाल रखी हैं, है ना। अब देखिए सेंट्रल फूड ग्रेन यानी कि व्हीट प्लस राइस स्टॉक एंड मिनिमम बफर नॉर्म्स, अगर हम बात कर रहे हैं मिलियन टन्स के अंदर तो होना कितना चाहिए, 307.7 मिलियन टन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास बफर स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 542.59। तो ये क्या है, नो मैम, yes. वो एक्चुअल स्टॉक है और वो बफर नॉर्म एक्चुअल है। स्टॉक देखो सुनो, बफर नॉर्म्स यानी कि स्टॉक होना चाहिए और एक्चुअल यानी कि इतना है हमारे पास में, वही तो कह रही हूँ बेटा, होना इतना ही चाहिए लेकिन है वहां पर इतना। कम क्यों होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए बेटा, ये तो ज्यादा हो रहा है ना, ये तो 307 ही है, इतना ही होना चाहिए, तभी तो आप ये देखोगे ना, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो खराब ही तो होगा। तो हमारे जो एफसीआई ग्रैंडरीज हैं वो ओवरफ्लडेड है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन एंड इंडिया के अकॉर्डिंग ये दिया गया है बेटा, वहां पर जितना बफर नॉर्म्स होना चाहिए उससे ज्यादा वहां पर स्टॉक है, एक्चुअल स्टॉक बताया गया है।
तो मतलब इसलिए वो स्टॉक खराब हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसीलिए वो क्या होता है कि वो खराब हो जाता है। इसके अंदर भी लोग क्या करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का जो आता है ना फूड ग्रेन्स, वो लोग मार्केट में सेल आउट कर देते हैं चोरी छुपे से। और अगर आप देखेंगे राशन की शॉप्स पे आप जाते हैं तो कभी बंद मिलेगी आपको, ठीक है, बंद रहती है, कभी कोई टाइम पे खोलता ही नहीं है ना। तो ये सारे रीजंस हैं। फिर क्या करते हैं, जब वो अनाज खराब होने लगता है तो फिर वापस से कहाँ पर बिकता नहीं है तो वापस से एफसीआई स्टॉक के अंदर आ जाता है और वहां पर वो पड़ा पड़ा खराब होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस मैम। अब देखिए, in 2014 the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million ton which was much more than the minimal buffer norms। यानी कि ये इतने बफर नॉर्म्स जितना होना चाहिए था उससे काफी ज्यादा वहां पर स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, हाउएवर 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाउएवर these remain consistently higher than the buffer norms। The situation improved with the distribution of food grains under different schemes launched by the government। There is a general consonance that high level of buffer stock of food grain is very undesirable and can be wasteful। अब क्या होगा कि वहां पर अगर जरूरत से ज्यादा अगर स्टॉक पड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, वेस्ट जाएगा, लोगों जो मनी है गवर्नमेंट की वो भी वेस्ट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। द शॉर्टेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। अब क्या होगा, इसकी वजह से स्टॉक अगर इस तरीके से पड़ा होगा तो रेस्पॉन्सिबल हो हाई कैरिंग ऑफ कॉस्ट, उसमें कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। इन एडिशनल टू वेस्टेज एंड द ग्रेन्स, इसके अंदर क्या होगा, जो क्वालिटी है ग्रेन्स की वो भी डिग्रेड होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है, वो भी क्वालिटी भी कम होगी। फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ए फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडर सीरियसली। यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देती है व्हीट और राइस पर, उसको थोड़े दिन फ्रीज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताकि क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो दूसरे जो ग्रेन्स हैं उन पर भी ध्यान देंगे, उनके प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। अब क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू अच्छा प्राइस मिल जाता है व्हीट और राइस पे, तो जो फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ उसी क्रॉप्स को ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, उसी क्रॉप्स को ज्यादा ग्रो करते हैं और उसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता जा रहा है, बाकी का जो ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उन पे ज्यादा प्राइस नहीं देती है। तो इसमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़े दिन उसकी जो एमएसपी है उसको थोड़े दिन फ्रीज कर देना चाहिए। The increased food grains procurement at enhanced MSP is the result of the pressure exerted by the leading food grains producing states। देखो यही है कि जो एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वही प्रेशर डालता है फार्मर्स पे। फार्मर्स क्या करते हैं, पूरी तरीके से उसी जो प्रोडक्शन है उसी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको वहां से प्राइस जो है वो ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है। सच एज कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादातर है, जैसे कि पंजाब हो गया, ये लीडिंग स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश है। मोर ओवर एज द प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, पूरा जो ग्रेन्स है उसको कलेक्ट करके एफसीआई तक पहुंचाना, ठीक है, इज कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू प्रॉस्पेरियस रीजन्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश एंड टू द लेसर एक्सटेंड इन वेस्ट बंगाल एंड मेनली ऑफ टू क्रॉप्स। कौन सी टू क्रॉप्स पे ज्यादा हो रहा है, ये व्हीट एंड राइस, गवर्नमेंट इसी पे ज्यादा प्राइस देती है, ठीक है। इंक्रीज इन एमएसपी हैज इंड्यूस्ड फार्मर, तो इसमें क्या होता है कि एमएसपी जो है वो ज्यादा मिलती है, इसी वजह से इसका प्रोडक्शन जो है इन कंट्रीज, इन स्टेट्स के अंदर ज्यादा हो रहा है ना, पर्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेट्स टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन टू कोर्स ग्रेन। तो इसमें क्या होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, इसको फ्रीज कर देना चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं वो डाइवर्ट हो अदर ग्रेन्स के प्रति, ठीक है, कोर्स ग्रेन जैसे कि आपका है ना ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन सारे ग्रेन्स को प्रोडक्शन जो है उसको ज्यादा देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। Which is the staple food for the poor to the production of rice and wheat, the intensive utilization of water in the cultivation of rice has also lead to environmental degradation। अब देखिए इसमें एक और चीज है
कि यहाँ पर वीट और राइस को ज्यादा ग्रो किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो राइस होता है ना, उसके लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पानी की जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज हियर, है ना। तो इंटेंसिव यूटिलाइजेशन होता है वाटर का, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी तो हो रहा है, ठीक है। एंड फॉर द वाटर लेवल, तो इससे क्या होगा, पानी जब हम लोग ज्यादा लेंगे तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होगा या नहीं होगा। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो अदर ग्रेन्स हैं वहां पर उनके भी डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मैम ये पैराग्राफ एक बार वापस बता दो, मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं था। Which one? मैम यहाँ से Okay. is concentrated in a few prosperous Okay. Just पंजाब हरियाणा। Okay. So students, इसमें क्या दे रखा है कि जो प्रॉस्पेरस है, यानी कि प्रॉस्पेरस इन द सेंस कि बहुत ज्यादा खुशहाल जो स्टेट्स हैं, यानी कि पंजाब हो गया, हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है व्हीट और राइस का। तो यहाँ पर क्या है, मेनली 2 क्रॉप्स ग्रो होती है, व्हीट एंड राइस। क्यों? क्योंकि जो एमएसपी है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट काफी अच्छा दे देता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है और फार्मर्स पे इन्हीं पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन सरप्लस स्टेट टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन, यानी लेकिन यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो फार्मर्स हैं उनको डाइवर्ट होना चाहिए अदर ग्रेन्स पे भी। क्योंकि क्या होता है कि एक ही तरीके के अगर हम लोग देंगे तो क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है अदर ग्रेन्स का कम होगा यहाँ पर, ठीक है। विच इज द स्टेपल फूड फॉर द पुअर टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, जो क्या है स्टेपल फूड है पुअर पीपल का, गेहूं और राइस। The intensive utilization of water in the cultivation of rice has also lead to environmental degradation। देखिए ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसका, व्हीट और राइस का, तो इसकी वजह से हमारा जो राइस जो है उसके लिए बहुत ज्यादा वाटर लगता है, वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम भी आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पानी जो है इरिगेशन के लिए, राइस के लिए ज्यादा लेंगे ना, खेती करनी है तो ग्राउंड वाटर का यूज करेंगे, और ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसको शॉर्ट आउट करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को अदर ग्रेन्स पे भी ध्यान देना चाहिए। द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP हैव रेज्ड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट। ये क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही अनाउंस कर देती है ना, स्नोइंग के टाइम पर अनाउंस कर देती है कि कौन सा जो अनाज है उसकी क्या रेट होगी, तो उसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, MSP, फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट। राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ द FCI आर अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दिस इंक्रीज, ठीक है। अब राइजिंग जो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट है FCI के अंदर, वहां पर भी क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द इंक्रीज, वहां पर भी प्रोडक्शन जो है पड़ा रहता है, तो ये भी एक फैक्टर होता है इसको, ग्रेन्स को बढ़ने में। अब उसके बाद आती है NSSO रिपोर्ट, इसको कर ले लें अपन NSSO रिपोर्ट को, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो मैम। No, ma'am.